जैकार्ड लूम से बुना जाता है, ठीक है। तो एक डिजाइनर असबाब कपड़ों पर मखमली उभरा हुआ पैटर्न चाहता है, उसके लिए कौन सी प्रिंटिंग विधि उपयुक्त है? आपके पास पहला है डिस्चार्ज प्रिंटिंग, दूसरा है फ्लॉक प्रिंटिंग, तीसरा है स्क्रीन प्रिंटिंग और फिर आपके पास है बाटिक प्रिंटिंग। आपको बताना है। हम ये जानते हैं ना कि अगर कोई भी डिज़ाइनर है और वो कपड़े पर मखमली, मखमल मतलब होता है वेलवेट जैसा, ठीक है, मखमली या लाइक वेलवेट जैसा पैटर्न चाहता है, तो वो क्या करेगा? क्या वो डिस्चार्ज करेगा? तो डिस्चार्ज में सिर्फ हम क्या करते हैं, कपड़े को पीस डाई पहले करते हैं और फिर जहाँ से हमें जहाँ डिज़ाइन चाहिए वहाँ का हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रंग हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कोई उभार नहीं आता है, बल्कि हमें तो एक चीज़ पहले से पता है कि जब हम लोग परिसज्जा की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एक प्रकार की फिनिशिंग पढ़ी थी जिसको हम लोग एम्बॉसिंग कहते हैं, और उसमें भी हमें उभरा हुआ प्रभाव देखने को मिलता है। बट ये तो भाई ये तो फिनिशिंग की बात हो नहीं रही है, ये तो बात प्रिंटिंग की हो रही है। आपके पास स्क्रीन है, बाटिक है और फ्लॉक है। आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो फ्लॉक प्रिंटिंग है ना, ये हमें उभरा हुआ प्रभाव देती है। और फ्लॉक प्रिंटिंग में एक्चुअली होता क्या है, तो फ्लॉक प्रिंटिंग अगर बात करें तो आप ये देख पाएंगे, ये जैसे कुछ कुछ कपड़े होते हैं पूरे बुने हुए और उस पर छोटे छोटे एकदम रेसे लगे हुए हैं, और वही रेसा क्या करते हैं, मखमल जैसा इफेक्ट आपको देते हैं। और इसके बहुत सारे, ठीक है, ये देखिए ऐसा भी आपने देखा होगा। इसके अलावा अगर हम और देखें तो बहुत सारी, ये देखिए जो थोड़ा उभरा उभरा सा आपको बताता है ना, ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी हमने अभी पीछे देखे ये फ्लॉक प्रिंटिंग के ही थे। इसी में क्या किया जाता है, वो जो कपड़ा है, कपड़े पर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ऊन के, कॉटन के हम रेसे को क्या करते हैं, चिपका देते हैं। अच्छा, अगर हम रेसे नहीं चिपका रहे हैं तो कई बार तो हम लोग स्पार्कल्स या छोटी छोटी ये जो आपकी मोतियां आती हैं उसको हम चिपका करके हम ये जो फ्लॉक प्रिंटिंग है उसको करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। फ्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू आपको ये जो वेलवेट जैसा इफेक्ट होता है या मखमली इफेक्ट आपको प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फ्लॉक प्रिंटिंग में छोटे रेसे को चिपकने वाले पर जमाया जाए, किस गुण से सही प्रभाव प्राप्त होगा? बताइए। फ्लॉक प्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा छोटा ऊन का, कॉटन का, लिनन का छोटा छोटा रेशा हम कपड़े पर डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं ना। तो वो जो चिपकने का गुण है वो किसकी वजह से वो अच्छी तरीके से चिपकेगा? पहला है आपका मजबूती, दूसरा है विद्युत स्थैतिक गुण, फिर है डाई से अभिरुचि और फिर है आपका शोषण क्षमता। आपने पढ़ा है, हम एक तो क्या करते हैं, हम एक चिपकाने वाला पदार्थ लगाते हैं और दूसरा हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वालिटीज होता है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32 का आंसर आपके पास बी हो जाएगा। अर्थात ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज की वजह से भी जो रेशे हैं वो सही तरीके से आपके कपड़े पर, ठीक है, क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए 33, कहा जा रहा है एक वस्त्र इंजीनियर प्रिंटिंग में पानी की खपत कम करना चाहता है, कौन सी आधुनिक विधि सबसे पर्यावरण अनुकूल है? बताइए। एक कोई टेक्सटाइल इंजीनियर है, वो इको फ्रेंडली कपड़े बनाना चाहता है, ठीक है, प्रिंटिंग करना चाहता है। तो इन चारों में से कौन सा इको फ्रेंडली होगा? ठीक है, पहला है आपका ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ब्लॉक में भाई पानी लगता है, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग है, डिजिटल है, रोलर है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि सबसे आसान है, इसी का मशीनीकृत रोलर प्रिंटिंग है। आपका स्क्रीन प्रिंटिंग में भी हमको पानी चाहिए होगा, लेकिन ये जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है ना, ये डिजिटली कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हो जा रही है। तो आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो डिजिटल प्रिंटिंग है ये एक ऐसी प्रिंटिंग है जो कि इको फ्रेंडली मानी जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 34, एक साड़ी निर्माता बांधनी जो कि राजस्थान की है, ठीक है। तो एक साड़ी निर्माता बांधनी तकनीकी प्रयोग करता है, ठीक है। डिजाइन में सफेद बिंदुओं को कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत समझता है? जैसे आपने देखा होगा राजस्थान की बंधेज, तो उस पे ना छोटा छोटा सफेद सफेद रंग का ऐसे बूटी बूटीदार तो ही डिजाइन बनी होती है राजस्थान की बंधेज में, हम लोग पढ़े हैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में। तो वो जो सफेद बूंदी है वो कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत
के थ्रू बनाई जा रही है। आपके पास पहला है अवशोषण, तो अवशोषण का मतलब होता है तो रंग सोख लेना, लेकिन जहां सफेद है वहां रंग नहीं गया होता है, बाकी जगह रंग गया होता है। दूसरा है आपका कोशिकीय क्रिया, तीसरा है प्रतिरोध, और लास्ट है आपका ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। आंसर क्या हो जाएगा? अवरोध। हमने क्या किया था? धागे से वहां बांध दिया था, और जब हमने धागे से उसको बांध दिया तो वो वहां पर रंग नहीं पहुंचा। और बीए में क्लास 10th में हम लोग तो टाई एंड डाई यानी कि जिसको हम बंधेज कह रहे हैं या बांधनी कह रहे हैं, ये तो हम लोगों ने बनाया भी है, याद होगा आपको। हम वहां पे क्या करते थे? जहां धागे से बांध देते थे, है ना। और हम लोग तो छोटा चावल का भी यूज करके, चावल को बांध के क्वाइन सिक्के को बांध देते थे, और ऐसे हमारा डिजाइन बन जाता था। आंसर क्या हो जाएगा? रेसिस्ट स्टाइल है। आंसर हमारा सी हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35। एक सूती साड़ी को मोम रेसिस्ट टेक्निक से प्रिंट करके इंडिगो में डुबाया गया। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक प्रकार की डाई है, और किसके अंतर्गत आती है? इंडिगो वेट डाई का उदाहरण है ना। तो कहा जा रहा है एक सूती साड़ी को मोम रेसिस्ट टेक्निक से प्रिंट करके इंडिगो में डुबाया गया। ठीक है। अनमोम मतलब जहां पर मोम नहीं लगा है, ठीक है। बिना मोम वाले हिस्से रंग सोख लेते हैं और मोम वाले हिस्से सफेद रहते हैं। यह प्रक्रिया किसकी है? जल्दी से बताइए। रहा है एक सूती साड़ी को मोम रेसिस्ट टेक्निक से प्रिंट करके इंडिगो डाई में डुबाया गया। जो आपके बिना मोम वाले हिस्से हैं वो रंग सोख लेते हैं, और जो मोम वाले हैं, ठीक, जो आपके मोम वाले हैं वो हल्के वो हिस्से सफेद रहते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या ये बाटिक में होता है, डिस्चार्ज में होता है, पिगमेंट में होता है, या ये खादी प्रिंट में होती है? आप तुरंत बताइए। बाटिक में होता है, ठीक है। ओके, जहां पर मोम नहीं होता है वो हिस्सा रंग को क्या करता है? सोख लेता है, और जहां मोम लगा होता है वो नहीं सोखता है, वो सफेद ही रह जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि बाटिक प्रिंट। और बाटिक क्या है? रेसिस्ट स्टाइल है, अवरोधक तकनीकी है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 56। फ्लॉक प्रिंटिंग किस प्रकार का प्रभाव देती है? अभी हम लोग फ्लॉक की बात कर रहे थे ना, और हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि वो कौन सी प्रिंटिंग है जो कि हमें वेलवेट जैसा प्रभाव देगी, छोटे छोटे रोए जैसा, है ना। तो और वो रोए आपके कॉटन की भी हो सकते हैं, ऊन के भी छोटे छोटे रेसे हो सकते हैं, उन्हीं को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण से चिपकाया जाता, या कई बार उसे ये जो आपका एडेसिव होते हैं यानी कि चिपकाने वाले पदार्थ, उसके थ्रू भी चिपकाया जाता है। तो कहा गया फ्लॉक प्रिंटिंग किस प्रकार का प्रभाव देती है? पहला है ग्लॉसी इफेक्ट, दूसरा वेलवेट लाइक मतलब मखमली, तीसरा है ट्रांसपेरेंट, और चौथा है मेटेलिक। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको वेलवेट जैसा प्रभाव देगी। 36 का आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। ठीक है, आगे देखिए 37। पारंपरिक भारतीय रेसिस्ट प्रिंटिंग में क्या शामिल है? बताइए। पारंपरिक भारतीय रेसिस्ट प्रिंटिंग में क्या शामिल है? आपका है बांधनी, दूसरा है इकत, बाटिक, उपरोक्त सभी। जिसमें हम लोग कोई ना कोई अवरोधक लगा दे रहे हैं, चाहे मोम लगा दे रहे हैं, धागे से हम उसको बांध दे रहे हैं। अवरोधक मतलब बैरियर, जहां रंग ना जाए, रंग को हमें जाने से बचाना है, और जाने से अगर बचाएंगे तभी हमारी डिजाइन बनेगी। आपका बांधनी में भी यही होता है, इकत में भी धागा को हम रंगते ही है ना। ओके, फिर आपका बाटिक है। आंसर क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के जो तीनों एग्जाम्पल हैं वो कैसे हैं? वो ट्रेडिशनल इंडियन रेसिस्ट ये जो आपके प्रिंटिंग है उसी के उदाहरण हैं। आंसर आपके पास डी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। डिजिटल प्रिंटिंग को और क्या कहते हैं? सुन लीजिए, इंकजेट कहते हैं। ठीक है, आपके पास है डिजिटल प्रिंटिंग, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था इको फ्रेंडली है, ठीक है, उसको हम और क्या कहते हैं? आपके पास इंकजेट प्रिंटिंग है, ट्रांसफर प्रिंटिंग है, स्प्रे प्रिंटिंग है, और फोटो प्रिंटिंग। 9। रेसिस्ट प्रिंटिंग में कपड़े के ढके हुए हिस्से क्या करते हैं? पहला है अधिक रंग सोखते हैं, बिना रंग के रहते हैं, रंग बदलते हैं,
या फिर जल्दी फीके पड़ते हैं? आप आंसर क्या करेंगी? आप आंसर करेंगी कि जो हमारा रेजिस्ट प्रिंटिंग है, ठीक है, इसमें रेजिस्ट प्रिंटिंग में कपड़े के ढके हुए हिस्से, ठीक है, जिसको हमने मोम से ढक दिया, धागे से बांध दिया, वहां पर क्या होगा? रंग नहीं जाता है, अर्थात वो बिना रंग के रहते हैं, ठीक है, वो अनडाई ही रहेंगे, वहां पर डाई नहीं पहुंचती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है? 40 है। कहा क्या जा रहा है? कौन सी प्रिंटिंग टेक्निक में नक्काशीदार तांबे, अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लीजिएगा, पार्ट 1 देखे होते तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन में भी कई टाइप से हम लोगों ने देखा है। तो कहा गया कौन सी प्रिंटिंग टेक्निक में नक्काशीदार तांबे के रोलर का प्रयोग होता है? आपके पास देखिए पहला है रोलर प्रिंटिंग, ठीक है, दूसरा आपका है ब्लॉक प्रिंटिंग, और तीसरा आपके पास है स्क्रीन प्रिंटिंग, और फिर आपके पास है डिजिटल प्रिंटिंग। आप बताइए, हमने पढ़ा है ना कि जो हमारी सबसे आसान, सबसे प्राचीन, सबसे सरल टेक्निक है लेकिन जो बहुत समय लेती है उसको हम ब्लॉक कहते हैं, जिस हिंदी में ठप्पा छपाई कहते हैं। उसी का मशीनीकृत रूप कौन है? रोलर प्रिंटिंग है। और रोलर प्रिंटिंग में जो रोलर होते हैं वो तांबे के होते हैं और उसी पे नक्काशी की गई होती है ना। तो यहाँ पे यही पूछा गया कौन सी प्रिंटिंग टेक्निक में नक्काशीदार तांबे के रोलर का प्रयोग होता है? आपके पास क्या है? रोलर प्रिंटिंग, ठीक है। आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं 41। प्रिंटिंग को किस रूप में परिभाषित किया गया है या किया जाता है? बताइए। प्रिंटिंग इज डिफाइंड एज, पहला है ओवरऑल डाई, मतलब सब रंग दिया है, मतलब पूरी जगह रंगाई कर दी है, या फिर लोकलाइज्ड यानी कि कुछ स्पेसिफिक स्थानों पे हमने रंगाई की है, फिनिशिंग प्रक्रिया है, या फिर ये मैकेनिकल ट्रीटमेंट है। आप ये बताइए, डाई में तो हम कपड़े को रंगते हैं लेकिन प्रिंटिंग में हम सिर्फ भाई जहां जहां डिजाइन है वहां वहां ही तो हम रंग लगाते हैं, या डिस्चार्ज है तो रंग निकालते हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं पूरे कपड़े का ही रंग निकाल दिया या पूरे कपड़े पर ही रंग चढ़ा दिया, नहीं, ओवरऑल नहीं होता है। फिनिशिंग ये है नहीं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट इसमें है नहीं। आंसर क्या होगा? ये लोकलाइज्ड डाइंग है, जहां डिजाइन होती है हम वहां पर क्या करते हैं? छपाई करते हैं। तो प्रिंटिंग को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? लोकलाइज्ड डाइंग, मतलब आपका स्थानीय रंगाई के तौर पर इसे क्या किया जाता है? परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपके पास आ गया बी। आगे चलिए 42। बहुत आसान क्वेश्चन है। टाई और डाई को, टाई एंड डाई को जापानी टेक्निक को क्या कहते हैं? द जापानीज टेक्निक ऑफ टाई एंड डाई इज नोन एज बाटिक, दूसरा है आपका सिबोरी, तीसरा आपके पास है बांधनी, और आपके पास है इकत। इकत आप जानते हैं ये उड़ीसा का है। जो आपकी गुजरात की पटोला है ना, जैसे गुजरात की पटोला है वही पटोला उड़ीसा में क्या कहलाती है? इकत कहलाती है, विथ माइनर डिफरेंस, थोड़ा अंतर है, ठीक है। आप जब हम लोग ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का प्रैक्टिस करेंगे तब हम बताएंगे आपको, ओके। अच्छा इसके बाद देखिए आपका है बाटिक, सिबोरी और बांधनी। तो बांधनी तो राजस्थान में बोला जाता है, ठीक है, और जो सिबोरी है इट इज जैपनीज वर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। टाई एंड डाई को जापानी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग सिबोरी के नाम से जानते हैं। आंसर हमारे पास क्या हो गया? आंसर हमारे पास बी हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 43। कपड़े को बुनने के बाद रंगने को क्या कहते हैं? मतलब कपड़े की बुनाई हो गई है, द डाइंग ऑफ फैब्रिक आफ्टर इट इज वूवन इज कॉल्ड, ठीक है। आपकी बुनाई हो गई, बुनने के बाद कपड़ा रंगा रहा है, तो क्या इसको हम पीस डाई कहें? स्टॉक डाई तो अरे आप ये तो जान ही रहे हैं, टॉप डॉप स्टॉक ये तो रेशा रंगाई होती है, यान मतलब आप धागा रंग रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन डाइंग जानते क्या होता है? जब आप घोल को रंग दे रहे हैं, जैसे आपके नायलॉन पॉलिस्टर ये क्या है? ये केमिकल वाले हैं ना, ये घोल से तैयार होते हैं, आप घोल में ही रंग डाल दे रहे हैं, तो क्या ये सोल्यूशन डाई है? नहीं,
कपड़े को बुनने के बाद अगर हम रंग रहे हैं, मतलब वीविंग हो गई है तब हम रंग रहे हैं, तो उसे हम पीस डाई कहते हैं। वहीं कपड़ा स्टिच हो गया, बन गया है, उसके बाद अगर आप उसको रंग रहे हैं तब हम उसको गारमेंट डाई, गारमेंट मतलब होता है पहनने के लिए तैयार, ओके ओके, रेडी टू वियर जो आपके कपड़े हैं आप उसको रंग रहे हैं तो उसको हम गारमेंट डाइंग कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कपड़े की बात हुई नहीं थी, सिर्फ ऐसा जिस पर बुनाई हो गई है। तो बुने हुए कपड़े पर जब आप डाई करते हैं तो उसे हम पीस डाई कहते हैं। आंसर आपका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक। कहा क्या गया, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में डिजाइन किससे बनाई जाती है? आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में डिजाइन किससे बनाई जाती है? पहला है आपका रंग जोड़ करके हम डिजाइन बना लें, दूसरा है रंग हटा करके बना लें, तीसरा टाई एंड डाई से बनाएं, और फिर है हम आपका ब्लॉक का, ठीक है, ब्लॉक का उपयोग करें। ठीक है, डिस्चार्ज की बात हो रही है। डिस्चार्ज हम जानते हैं कि एक्चुअली जो प्रमुख आपकी डाइंग है ना वो 3 ही है। एक तो होता है डायरेक्ट डाई, दूसरा है आपका रेसस डाई, और एक आपका है डिस्चार्ज। यही 3 डाई हैं, इसी के अंदर सारी डाई क्लासिफाइड हैं। ठीक है, सबका क्लासिफिकेशन इन्हीं 3 प्रमुख प्रकार की डाइंग टेक्निक के अंतर्गत हुआ है। आप आंसर करेंगे, डिस्चार्ज ही इकलौता ऐसा है जिसमें हम रंग को हटा करके कपड़े पर प्रिंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम रंग जोड़ते नहीं हैं, रिमूविंग कलर, और इसके लिए हम कौन सा ब्लीच यूज करते हैं? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है ना। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में रंग को हटाने के लिए हम कौन सा विरंजक यूज करते हैं? आप आंसर करते हैं जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, किसका? जिंक ऑक्साइड का। आंसर हो गया बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, प्रिंटिंग की सबसे पुरानी विधि है, बताइए। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, ब्लॉक, स्क्रीन, डिजिटल। आप बोलिए, सबसे पुरानी जो विधि है, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज ब्लॉक प्रिंटिंग। कौन सी है? वो आपका है ब्लॉक प्रिंटिंग। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, रेजिस्ट डाइंग में, अवरोधक छपाई में, मोम या धागे से ढका हिस्सा क्या होगा उस पर? पहला है रंग को वो अवशोषित करता है, बिना रंग का रहता है, रंग बदलता है, या जल्दी फीका पड़ता है। आपको आंसर करना है। आप बताएंगे ना, जहां पर मोम या धागे से हम उस जगह को बांध दिए हैं या मोम से ढक दिए हैं वहां पर रंग नहीं पहुंचेगा, अर्थात वो बिना रंग का रहता है। बाकी जगह तो रंग अवशोषित हो जाता है लेकिन वो जो एरिया है जहाँ पे आपने धागा लगा दिया, मोम लगा दिया, वो कैसा रहता है? वो बिना रंग का रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ब्लॉक प्रिंटिंग रोलर प्रिंटिंग की तुलना में बहुत तेज उत्पादन देती है। ब्लॉक एक दबाव में कपड़े के बड़े हिस्से को कवर कर सकते हैं। जल्दी से बताइए। अच्छा, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत धीमा काम करता है। सबसे पुराना मेथड है ना, सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट मेथड अभी आपने देखा, लेकिन और बहुत आसान भी है, लेकिन वो बहुत धीमा है। और उसी का मशीनीकृत रूप कौन सा है? रोलर प्रिंटिंग है, जो कि बहुत बड़े स्केल पे काम करता है। यहाँ तो उल्टा लिख दिया, यहाँ लिखा है ब्लॉक प्रिंटिंग रोलर प्रिंटिंग की तुलना में बहुत तेज उत्पादन करती है। नहीं करती है। सही स्टेटमेंट ये होता, रोलर प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग की तुलना में बहुत तेज उत्पादन देती है, तब हमारा सही होता, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। ब्लॉक एक दबाव में कपड़े के बड़े हिस्से को कवर कर सकता है। हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग देखे है ना, इतने बड़े बड़े ही तो ब्लॉक होते हैं, है ना, इससे बड़े तो ब्लॉक होते नहीं है। और ये जो रोलर है वो तो भाई तांबे का पूरा नक्काशी किया हुआ है, वो एक दाब में कई बार, है ना, जब तक उस पर रंग है तब तक वो पूरा रंगेगा। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों जो लिखा है ये रोलर के परिप्रेक्ष्य में सही होता, लेकिन यहाँ पर दोनों रोलर के नहीं बल्कि ब्लॉक के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, इसलिए दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है 47 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है क्या? डिस्चार्ज प्रिंटिंग में रंगे हुए कपड़े से रंग हटाया जाता है।
इतना तो हम पढ़ ही रहे हैं कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग में पहले हम कपड़े को पीस डाई करते हैं। पीस डाई मतलब जानते हैं ना, वही बुना हुआ कपड़ा, ठीक है। हम पीस डाई करते हैं और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ हमें डिज़ाइन चाहिए होती है हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रंग हम उड़ा देते हैं जिंक ऑक्साइड नाम के ब्लीच से। ठीक है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में रंगे हुए कपड़े से रंग हटाया जाता है। ओके, यह अवकरणकारी और ऑक्सीकरणकारी रसायनों द्वारा किया जाता है। दिस इज डन यूजिंग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ब्लीच में हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग पढ़ा है ना, ब्लीच हम जब कर रहे थे तो पढ़ रहे थे ना, सूर्य की किरणें, जैवल वाटर, ये सब क्या थे, ये ऑक्सीडाइज थे। और रिड्यूसिंग में भी आपने देखा था, तो यही तो ब्लीचिंग एजेंट दो ही प्रकार के होते हैं और ये दोनों यही हैं, रिड्यूसिंग और आपका ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो व्याख्या है वह व्याख्या भी क्या है आपकी पूरी तरह से सही है। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए। आगे चलिए 49 है क्या? बाटिक मोम का प्रयोग करने वाली पारंपरिक रेसिस्ट प्रिंटिंग टेक्निक है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है बाटिक मोम का प्रयोग करने वाली पारंपरिक रेसिस्ट प्रिंटिंग टेक्निक है। मोम डाई को कपड़े में प्रवेश से रोकता है। बहुत आसान, हम लोग पढ़ ही रहे हैं यही बात। आप आंसर करेंगे हाँ। असर्शन रीजन दोनों सही है, साथ ही साथ ये जो व्याख्या यहाँ पर दी गई है यह व्याख्या भी क्या है, सही है। अर्थात देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों सही और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, आपका बी हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहा गया है डिस्चार्ज प्रिंटिंग में कपड़े को पहले सादा छोड़ा जाता है, रंगा जाता है, बुना जाता है या फिर मर्सराइज्ड किया जाता है। मर्सराइजिंग एक फिनिशिंग है, कॉटन के लिए यूज होती है। 3 प्रॉपर्टी कपड़े पे डेवलप करती है। एक तो पहला आपका कपड़े की अवशोषण क्षमता, दूसरा आपका कपड़े की चमक और मजबूती। रट चुका है, बहुत सुन चुके हैं हम लोग ना। अब देखिए आप बताएंगे डिस्चार्ज प्रिंटिंग में कपड़े को पहले क्या किया जाता है, पहले रंगा जाता है ना, सादा छोड़ा जाता है, रंगा जाता है, बुना जाता है, मत है नहीं, पहले हम पीस डाई करते हैं, है ना। जो लोग ये आंसर करने पर थोड़ा ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, हम लोग उसे पहले हम रंगते हैं, पीस डाई करते हैं। जब पूरा कपड़ा रंग जाता है तब हम उसको हटाते हैं ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए आंसर मत करिए, बी आंसर करिए। ठीक है, ओके, क्लियर।